हेलो जी, वेलकम टू दिस PIL चीट कोड सीरीज। सो हम लोग काफी हद तक चीजें कर चुके हैं और ऑर्गन्स कर रहे थे डिफरेंट यूएन के। उन ऑर्गन्स में हम लोगों ने डबल वीटो पावर और हमारा सिक्योरिटी काउंसिल ये सब कुछ कवर कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डबल। ओके, सो अब यूएन का सेक्रेटेरिएट देखते हैं क्या था। तो सेक्रेटेरिएट का चैप्टर, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 15। और इसके आर्टिकल्स की बात करें तो इसके आर्टिकल आते हैं 97 से लेके 101 तक। ठीक। इसमें सबसे पहले हमें जानने वाली बात यह है कि इसका हेड चेयरपर्सन यूएन सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल होगा वो इसका हेड होगा। ये पॉइंट आपको एक याद रखने वाला पॉइंट है, 1945 में हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली। अब ये 5 साल के लिए, ये जो हमारा सिक्योरिटी जनरल सेक्रेटरी जनरल है, ये 5 साल के लिए होता है। ठीक है। अच्छा। ओके, तो यहाँ पे हमारा करंट भी लिखा हुआ है, ये आप चेक कर लीजिएगा। प्रेजेंट एंटोनियो गुटेरेस ही है कि कोई और है, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिए। वैसे यही है, अभी चेंज हुए क्योंकि जल्दी में। फिर उसके बाद आते हैं टाइप, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अंडर आर्टिकल 7 ऑफ द यूएन चार्टर। ठीक है, ये वही प्रिंसिपल ऑर्गन है। उसके बाद हम लोग फंक्शन और पावर की कुछ इसकी बात कर लेते हैं। वैसे इसमें जरूरी है नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं जिससे अगर वो स्टेटमेंट्स में आएगा तो हमें पता हो। सर्विस द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि इसका काम सिंपल सा है सेक्रेटेरिएट का। जैसे सेक्रेटरी का काम होता है कि बाकी सबकी हेल्प करना, मतलब बाकी सबको असिस्ट करना, तो वैसा इसका काम है, सर्विस देता है अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स को। एडमिनिस्टर्स द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लेड डाउन बाय द अदर बॉडीज, जो बाकी बॉडीज हमारी प्रोग्राम्स बना रही, पॉलिसी बना रही, उनको हम एडमिनिस्टर कर लेंगे। ऑर्गेनाइज करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कोई होनी है किसी भी वर्ल्ड वाइड कंसर्न में। टू इंटरप्रेट स्पीचेस, कोई भी स्पीच होगी, ट्रांसलेट करना होगा डॉक्यूमेंट्स, उन सबको इंटरप्रेट करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज में। ठीक है। इन्फॉर्म द वर्ड्स कम्युनिकेशन मीडिया अबाउट द वर्क्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के जो भी काम होंगे वो मीडिया तक पहुंचाने का काम भी इनका है। टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रमोट पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज। ठीक, ये सारे इसके काम है, कुछ इसके डिपार्टमेंट्स हैं। आपको और चीजें याद रखने की जरूरत है, ये भी जीए की सबॉर्डिनेट ही बॉडी है, उसी के द्वारा अपॉइंट करी जाती है सेक्रेटरी जनरल अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो ट्रैगवे ली फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। ये चीज आप याद रख सकते हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। बाकी इसमें और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको जानना जरूरी है। सो सेक्रेटरी जनरल में इतना ही है, सेक्रेटेरिएट में इतना ही है। ओके, आईसीजे की थोड़ी बात कर लेते हैं। स्टैच्यूट को हम लोग अलग से आर्टिकल्स देख लेंगे, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये स्टैब्लिश कब हुआ? ये स्टैब्लिश हुआ था 1945 में, स्टार्ट हो गया 1946 में। इससे रिलेटेड आपको चीजें, क्योंकि अब हमारा लॉ का पोर्शन आ गया है ना, जस्टिस की बात हो रही है, कोर्ट की बात हो रही है, इंटरनेशनल कोर्ट की बात यहाँ पे हो रही है, तो उस कोर्ट के बारे में आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। अक्सर आते हैं ये सब कुछ क्वेश्चन, तो उनको पक्का याद कर लो। क्या? सबसे पहला वही कि 1945 में स्टैब्लिश, 1946 में स्टार्ट। सीट इसकी कहाँ है? तो हेग नीदरलैंड्स में, याद रखना है। नंबर ऑफ जजेस, कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस होते हैं। इनका टर्म क्या होता है? 9 साल होता है। हजार लाख बार यही सवाल आएगा, सिर्फ सेम सवाल, तो इसमें आप 2 नंबर आराम से निकालो। ठीक है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? तो इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक। उसके बाद आईसीजे के स्टैट्यूट में कितने आर्टिकल्स हैं अगर मैं बोलूं, तो इसमें 70 आर्टिकल है। ठीक है, 70 आर्टिकल है। कहां पे? स्टैट्यूट के अंदर 70 आर्टिकल है। ठीक। लेकिन ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 14 है। और इसमें कहां से कहां तक है? तो 92 से लेके 96 तक हमको यहाँ पे चीजें मिलती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 15 जजेस होते हैं। ठीक है। ये जजेस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं, ये हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल का हम लोगों ने देखा था, दोनों का इंटरफेरेंस इसमें होता है। ठीक है। उसके बाद फिर
15 जजेस होते हैं। ओरिजिनली इसमें 11 जजेस थे, ठीक है। अब इसमें 15 जजेस है। बाकी इसमें याद रखने वाले पॉइंट्स, एक तो वर्ड कोड कही जाती है तो समझ में ही आ जाएगा। ICJ is appointed by the GS separately 5 out of। ये जो 15 जजेस हैं, इन 15 जजेस में से 5 जजेस अपॉइंट करे जाते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स द्वारा। परमानेंट मेंबर्स को P5 कह रहे हैं यहाँ पे। तो उन परमानेंट मेंबर्स द्वारा ये 5 जजेस जो हैं वो 15 में से अपॉइंट करे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ICJ के डिसीजन जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं हर पार्टी में, ठीक है। और हाँ, आईसीजे सक्सेसर किसका है आपसे बहुत पूछा जाएगा, तो PCIJ का है। मतलब इससे पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस थी, ठीक है, जो कि लीग ऑफ नेशन के टाइम पे चल रही थी, 1920 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक। लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इफ एनी थर्ड पार्टी और स्टेट अफेक्टेड बाय द जजमेंट ऑफ द ICJ इट मे सबमिट अ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट, ठीक। ये आर्टिकल्स की कुछ बात है। तो इसमें आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा आर्टिकल आपको याद रखना है। ओके, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हम लोग यहाँ पे UN चार्टर से आर्टिकल कर लेते हैं। आर्टिकल 92 प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन इसको बताता है। 93 क्या बोलता है? 93 बोलता है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर इप्सो फैक्टो पार्टीज। यानी यहाँ पे मेंबरशिप की बात होती है, आपको इतना याद रखना है। 93 में मेंबरशिप की बात हो रही है कि यानी कि जितने मेंबर्स UN के हैं वो भी इसके इसके भी मेंबर हैं, ठीक है। यही वो बता रहा है। स्टेट जो नहीं मेंबर है UN का मे बिकम अ पार्टी, वो भी पार्टी बन सकता है। कैसे पार्टी बन सकता है, ये सारी इसमें बात है, आपको डिटेल में इसमें जानने की जरूरत नहीं है। 94 की बात करते हैं। 94 बताता है ईच मेंबर ऑफ द UN अंडरटेक्स टू कंप्लाई द डिसीजन टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन एनी केस इन विच इट इज पार्टी। मतलब उस पे बाइंड हो जाएगा, जो इसकी पार्टी है उस पे ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 94 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 94 में इफ एनी पार्टी टू केस फेल्स टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस इन गवर्नमेंट जजमेंट the other party may have recourse to security council which may, मतलब कि इन्फोर्सिंग बॉडी कौन सी है? जजमेंट तो आ गया, जजमेंट को इन्फोर्स कौन करेगा? तो इन्फोर्सिंग बॉडी हमारे पास है सिक्योरिटी काउंसिल। ये आपके लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 94 नंबर आर्टिकल में बताया गया है कि इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा होगा, ठीक है। तो ये आपको पता है, जजमेंट का इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा होगा। उसके बाद हम लोग 96 में आ जाते हैं, जो कि एडवाइजरी ओपिनियन की बात करता है। 96 भी इंपॉर्टेंट है, एडवाइजरी ओपिनियन की बात करेगा। याद रखना आर्टिकल नंबर 96 एडवाइजरी ओपिनियन है। 50 बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97 बात करता है हमारा, ओके 96 के बाद 97 तो सेक्रेटरीट से आ गया ना। इसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं नहीं आपके लिए याद रखने के लिए। यहाँ पे आप 102 103 को पढ़ लीजिएगा। सेक्रेटेरिएट में हम लोग 102 देख लेते हैं। हाँ, ये सब तो मिसलीनियस प्रोविजंस है, ठीक है, ठीक है। 102 सिंपल सी बात बोलता है कि जो भी ट्रिटीज होंगी उनकी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की बात करता है ट्रिटीज का 102, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये चार्टर को सुप्रीमेसी देता है 103, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। 102 103 भी आप लिख लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुप्रीमेसी देते हैं उसको, ठीक है, ओके। तो और 108 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अमेंडमेंट की बात करता है, ठीक। अभी ज्यादा आर्टिकल्स में और नहीं जाएंगे। सो अब हम लोग अगले लेक्चर में ये बातें करेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।